रशिया के ऑयल खरीदने से भारत ने $12.6 बिलियन बचाए हैं सिर्फ 39 मंथ्स में। लेकिन इस केस में हम ये समझेंगे क्या भारत को एक्चुअल में इतना ही फ़ायदा हुआ या इससे ज़्यादा। साथ ही क्यों यह एक्सपर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि जो डाटा है वो थोड़ा सा मिसमैच है, भारत को एक्चुअल फ़ायदा इससे ज़्यादा हुआ होगा। लेकिन हम यह भी समझेंगे कि क्या सिर्फ ये जो फ़ायदा है और भारत रशिया की जो रिलेशनशिप है वो केवल पैसे से रिलेटेड है, या फिर हम सामरिक मुद्दे या अन्य तरीके से जियोपॉलिटिक्स में फ़ायदे होते हैं उनको भी इसमें देख सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन और मैं हूँ सागर। वीडियो में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी जगह जिसकी हम बात करें उसकी लोकेशन क्या है। ये हमारी मातृभूमि भारत, और भारत के हम अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो हमको दिखता जाएगा रशिया। तो हम ऊपर जाते हैं और ये दिखा आपको चाइना। चाइना के बाद आ गया मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर जो कंट्री आती है वो आती है रशिया। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देखिए कि ये पूरा बड़ा जो एरिया है ये पूरा रशिया। चूँकि रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और अगर आप समय की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 टाइम जोन आते हैं। अब चूँकि रशिया इतना बड़ा देश है तो इसके पास जो संसाधन होंगे जो वो बहुत ज़्यादा होंगे। कहानी तब चालू हुई जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया फरवरी 2022 में, जिसका बदला लेने के लिए या जिसमें यूक्रेन को सहायता प्रदान करने के लिए, उसका समर्थन दिखाने के लिए यूएस और यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर। साथ ही साथ जी7 की कंट्री ने यह भी कहा कि हम रिफाइंड ऑयल जो होता है रशिया से वह नहीं लेंगे, उन पे पूरा सैंक्शंस लगाएंगे। यूएस की बहुत सारी कंपनियां जितनी थी वो सब रशिया से बाहर निकलने लगे। उस केस में रशिया को अपने लिए नए कस्टमर खोजने पड़े। तब उसने अपने जो पुराने मित्र हैं भारत और चीन को याद किया कि आप हमारे यहाँ का क्रूड ऑयल को परचेज कर लीजिए और उसे यूज करिए। तो अब हम समझते हैं कि तेल खरीदने के मामले में भारत की क्या हैसियत है। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। तो पहला कौन है? पहला यूएसए है। दूसरा कौन है? दूसरा चाइना है। तीसरा भारत है। भारत का महत्व ऑयल इंपोर्ट के मामले में काफ़ी बहुत ज़्यादा है। भारत, अगर आप भारत और रशिया के तेल की बात करें कि भारत पहले रशिया से कितना तेल खरीदता था, तो जब यूक्रेन और रशिया की जंग चालू हुई 2022, उससे पहले भारत बहुत कम खरीदता था। आप बोलिए लेस देन 1%। लेकिन अभी कितना खरीद रहा है? तो आप रफली एस्टिमेट के हिसाब से 36 to 40% जो भारत का पूरा ऑयल का जो आप मानिए सारा जो इम्पोर्ट है वो किससे आ रहा है? रशिया से आ रहा है। तो उसके बदले भारत को भी बेनिफिट हो रहा है और रशिया को भी बेनिफिट हो रहा है। देखिए दोस्तों, भारत की जो ऑयल नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है। भारत, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। भारत की जो जितनी भी हमें आवश्यकता है उसका 89% 88% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। बहुत सारा बेचते भी हैं लेकिन हम इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, तो भारत की आवश्यकता इतनी ज़्यादा है कि भारत हर दिन 5.4 मिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल का वो हम इंपोर्ट करते हैं हर दिन के हिसाब से की बात है। और उसमें आज चूंकि अब रशिया का बहुत ज़्यादा चंक हो गया है, इससे रशिया और भारत दोनों को फायदा होता है। खासकर जब यूक्रेन रशिया का वॉर चालू हुआ ना, तो उसके बाद जी7 कंट्रीज ने मिलकर एक प्राइस कैप लगा दिया रशिया के क्रूड ऑयल पे, कि मतलब हम बाकी दुनिया कितने भी रेट पे तेल बेचे लेकिन आप जो रशिया है वो $60 पर बैरल के ऊपर से आप नहीं जा सकते। मतलब एक बैरल जो आपका तेल का रेट है वो $60 से ऊपर नहीं होगा बाकी दुनिया में, चाहे कुछ भी रेट चले। इससे भारत को भी बेनिफिट हुआ, इससे रशिया की भी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो सस्टेन हो गई। दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक कट आउट है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि ईयर बाय ईयर भारत को कितना बेनिफिट हुआ है। जब हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करते हैं तब हम ये देख पाते हैं कि भारत को जो बेनिफिट हुआ वो 13.6% का हुआ। मतलब हमने उससे उतना पैसा बचाया जो कि आप रफली आप बताओगे तो $4,873 मिलियन के आसपास का होगा। हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा बेनिफिट 10.4% का हुआ। हमने कितने बचाए? हमने 5,000 के आसपास जो है मिलियन डॉलर बचा लिए। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज वो थोड़ा घटा, 2.8 हुआ, और अभी तक हमने फाइनेंशियल ईयर जो 2026 है उसमें हमने 6.2% का अभी तक सेविंग किया है। लेकिन जो एक्सपर्ट मानते हैं वो ये मानते हैं कि अभी इतना फायदा नहीं हुआ। ये तो सिर्फ दिखाने वाली बात है। जो एक्चुअल बेनिफिट होगा ये मतलब इससे कई टाइप का होगा, अलग टाइप का होगा। देखिए, भारत और रशिया बहुत पुराने समय से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत बहुत सारा सामान डिफेंस का रशिया से खरीदता रहा है। अगर मैं ट्रेड पार्टनरशिप की बात करूं तो भारत का जो चौथा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप जो है वह रशिया के साथ है। वही रशिया की कंपेयर करें तो भारत इस समय वर्तमान में जो भारत जो है रशिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पहला कौन होगा? हम सभी जानते हैं, चाइना। ऑफकोर्स ये चाइना होगा। भारत क्या करता है? भारत जो है रशिया से क्रूड ऑयल लेता है, उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करता है और सारे विश्व को बेचता है। जैसा कि अभी एक आर्टिकल में या बहुत सारी खबरों में आया था कि यूक्रेन जो है वो अपना सबसे ज़्यादा डीजल भारत से खरीदता है। अच्छा, भारत का इस पर क्या कहना है? भारत ये कहता है कि जो सैंक्शंस लगे हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा और यूएसए के द्वारा वो रशिया के रिफाइंड ऑयल पे लगे, क्रूड ऑयल पे तो लगा नहीं है, तो हम क्रूड ऑयल तो खरीद ही सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जब भारत ये प्रोसेस करता है तो भारत को बहुत बेनिफिट होता है। अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट कंपनियों की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2025 में ही, फाइनेंशियल 2025 में ही $571 मिलियन का बेनिफिट कमाया। अच्छा,
इसके जवाब में क्या करते हैं, इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि भारत पे सैंक्शंस लगाए हैं। भारत की जो कंपनियां हैं, एक न्यायालय कंपनी, उस पर सैंक्शंस लगाए हैं कि वो अपना तेल नहीं बेच सकती। उसका रीजन क्या है, उसमें वो ये बोलते हैं कि इस कंपनी में 49% की जो हिस्सेदारी है वो एक रशियन कंपनी की है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यूएसए ने अभी तक इस प्रकार का कोई सैंक्शन नहीं लगाया। यूएसए ने जितने भी लगाए हैं वो टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन सैंक्शन इस प्रकार का अभी तक कोई नहीं लगाया है। सैंक्शंस और टैरिफ में क्या डिफरेंस होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और यूरोपियन यूनियन ने एक भारत पर सैंक्शंस लगाए, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाया हूं, आप उसको जाके चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि भारत को असली फायदा कहां पर हो रहा है। मान लीजिए भारत रशिया से तेल नहीं खरीदता, तो भारत तेल कहां से खरीदता? भारत जाता अपने जो परंपरागत स्रोत हैं वहीं से जाता, मतलब सऊदी अरेबिया से खरीदता, इराक से खरीदता, यहाँ से खरीदता, खाड़ी के देशों से खरीदता। अगर वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो अभी जितना हो रहा है उतना ही होता है। अगर भारत वहाँ से तेल खरीदने लग जाता तो भारत इतना बड़ा इंपोर्टर है कि वहाँ पर अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन सप्लाई उतनी ही लिमिटेड रहती। इस डिमांड और सप्लाई के खेल में $100 पर बैरल तक तेल का दाम जा सकता था। अगर भारत जैसा देश $100 पर बैरल पर तेल खरीदे तो समझिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना नुकसानदायक होता। विशेषज्ञ इसी बात पे बात करते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो तो अभी एक डिस्काउंटेड रेट पे हमको मिल रहा है, साथ में जहाँ पे कच्चे तेल के दाम स्थिर है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। आप उस कंडीशन का सोचिए जब भारत वहाँ से तेल खरीदता तो वहाँ पर कच्चे तेल के दाम क्या होते और फिर भारत को कितना अंतर पड़ता है। इसीलिए जो बाकी जो लोग रहते हैं, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये जो डाटा आया है ये अगर मतलब सही तरीके से भारत को प्रॉफिट को नहीं दिखाता है। अच्छा, हमने तो बात कर ली कि जितना भी फाइनेंशियल हमको सेविंग हो रहा है वो क्या है। इसके अलावा जब भारत रशिया से तेल खरीदता है तो कुछ ऐसे फायदे भी होते हैं जो फाइनेंशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल, भारत और रशिया की पार्टनरशिप हमेशा से रही है डिफेंस सेक्टर में। जब भारत और रशिया एक दूसरे से तेल खरीदते हैं तो उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, तो अब भारत का जो डिफेंस का सेक्टर उसको बूस्ट होने के चांसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का क्या मतलब महत्वपूर्ण रोल था। भारत और रशिया, अब बात कर रहे हैं कि S-500 के लिए भी भारत और रशिया आपस में क्या किया जा सकता है, क्या प्लान्स बन सकते हैं। उसके अलावा रशिया आए दिन नए नए, आप मान के चलिए, ऑफर देता रहता है भारत को Su-57 के लिए, जो एक 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है। इसके अलावा जब हम कम तेल पर कोई तेल खरीदते हैं तो इससे हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है और इससे भारत को ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है। हमें ये पता चलता है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी वो ज़्यादा है, हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो डाइवर्सिटी हमको चाहिए रहती थी वो मिलती है। इसके बाद भारत का जो एक जो पॉलिसी ऑटोनॉमी है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हम डिसाइड करेंगे, हम एक सॉवरेन देश है, हम यूएसए के बोलने से यूएसए जहाँ बोलेगा बैठो तो बैठेंगे नहीं, जहाँ उठो उठो, हम पाकिस्तान थोड़ी है। तो हमारा जो एक फॉरेन पॉलिसी का ऑटोनॉमी है वो भी हमें मिलता है कि हम वही काम करेंगे जो भारत के लिए हित में होगा। जैसे इजरायली के अखबार अभी बताए भी हैं, ठीक है, कि हमारा जो नेशनल ऑनर है वो हम भारत सपोर्ट करके रखता है, भारत उसको सुरक्षित करके रखता है। दोस्तों, इस केस में एक लार्जर जियोपॉलिटिकल पिक्चर पर भी नजर डालते हैं। मान लीजिए भारत रशिया से तेल नहीं खरीदता और रशिया की इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन चले जाती। एक कंडीशन ऐसा आता कि रशिया जो है इस वॉर को आगे मतलब उसके लिए ये वॉर लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। तब रशिया क्या करता? रशिया फ्रस्ट्रेशन में आ जाता और एक फ्रस्ट्रेटेड नेशन, रशिया जैसा पावरफुल नेशन, वह क्या करता? वह न्यूक्लियर पावर का भी इस्तेमाल कर सकता था। तो भारत रशिया से जब तेल खरीदता है और रशिया को थोड़ा ढाढ़स बनता है कि उसकी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स नहीं करेगी, वह विश्व में एकदम से नहीं पिछड़ेगा, तो वह न्यूक्लियर पावर की तरफ नहीं जा रहा। वह भी थोड़ा सा समझ सकता है कि हाँ, आज नहीं तो कल यूक्रेन का सब्र टूटेगा, तब तक हम लड़ते हैं। तो अगर रशिया का सब्र टूटता, रशिया को लगता है कि हम जो बहुत ज़्यादा लंबा वॉर नहीं करते, तो वो 1 या 1.5 महीने में ये वॉर को खत्म करने की कोशिश करता और उसके लिए उसके पास जितने भी हथियार हैं, चाहे वो जिस प्रकार के भी हों, वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इससे फिर यूएसए में भी मतलब यूएसए उसकी प्रतिक्रिया देता, नाटो उसकी प्रतिक्रिया करती और उसके बाद ही कल्पनाएं, तो मतलब कुछ भी हो सकता था। तो भारत का एक प्रकार से रशिया को तेल खरीदना, रशिया को सपोर्ट करना, जिससे भारत का प्रभाव रशिया पर बनता है, भारत का प्रभाव रशिया पे इस बात के लिए भी बनता है कि वह न्यूक्लियर की तरफ ना जाए। इसमें भारत मतलब एक ये पूरा एक लार्जर पिक्चर बन सकता है, आप उसको इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। दोस्तों, रशिया और भारत के संबंध तेल खरीदने और डिफेंस खरीदने से बहुत ज़्यादा है। रशिया भारत का एक पुराना विश्वास पात्र मित्र रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि नए दोस्त बनाने के लिए पुराने दोस्तों को भूल जाए। साथ ही साथ जब तक रशिया हमारे साथ रहता है, भारत का प्रेशर यूएसए की तरफ या वेस्ट की तरफ भी रहता है। इससे भारत की जो एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वह भी काफ़ी हद तक दिखती है कि हम किसी एक खेमे के इंसान नहीं हैं, हम एक खेमे के देश नहीं हैं। पर क्या भारत की यह पॉलिसी सही है? क्या भारत पे सेकंड फेज, थर्ड फेज के अगर टैरिफ लगते हैं तब भी क्या रशिया से तेल खरीदना सही है? आप अब इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मैं हूं सागर।